हेलो एवरीवन, सबका फिर से स्वागत है चैप्टर 2 के पार्ट 2 में। पार्ट 2 स्टार्ट कर देते हैं। कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट। आई होप पार्ट 1 आपने देख लिया हो बहुत अच्छे से और आपको समझ आ गया हो कि कास्ट का मतलब क्या है, राइट। ऑल्सो सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इस चैप्टर का नाम है। बहुत कुछ है इस चैप्टर में, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट माइंड में लेके चलना है। बाकी डोंट वरी यार, टेंशन मत लो, सब समझ आ जाएगा, राइट। बस हमारे पार्ट्स को अच्छे से देखते रहो और समझते रहो। कहीं डाउट्स आ जाए तो भाई कमेंट कर देना, आई सी द कमेंट, तुरंत आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा, राइट। कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, अब हम समझेंगे कॉलोनियलिज्म पूरी विचारधारा। कॉलोनियल टाइम में मतलब क्या सिस्टम चला करता था, कास्ट का मतलब इस टाइम पे क्या होता था, राइट। So two things surprised the British when they arrived in India. दो चीज सरप्राइज देखी गई जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया कंट्री में एंटर हुए, जब आए। अब सर वो दो चीज क्या थी जो सरप्राइज देखी गई, राइट। द परसिस्टेंस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द शीर नंबर ऑफ सब कास्ट दैट मेक अप इंडियन कल्चर, राइट। अब आप ये देखो कि लेट से वर्ण सिस्टम जब चला करता था तो कास्ट को बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन डिसाइड किया जाता था। अब एक समय के बाद कोई भी रूल आता है, कोई भी विचारधारा मतलब नए तरीके से इमर्ज होती है, या कोई भी नया पर्सन एंटर करता है तो कई बार उसका सिस्टम भी वहां पे एस्टेब्लिश होता है जिसमें काफी चीजें नई निकलती है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि व्हेन ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया, जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो भाई बहुत सी चीजें ऐसी देखी गई जो इंडिया में नए नए तरीके से इमर्ज हो रही थी। अपॉन ऑब्जर्विंग दिस दे मेड द फॉलोइंग डिसीजंस, राइट। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉलोनियलिज्म विचारधारा में ना कास्ट के टूवर्ड्स बहुत सारा सिस्टम ऐसे चला करता था, राइट। ऑल्सो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, भाई टी स्टॉल्स पे मतलब दलितों के अलग से बर्तन होना, वो तो भला हो महात्मा गांधी जी का कि भाई नेशनल मूवमेंट के जरिए अनटचेबिलिटी को लीगली एबॉलिश करा दिया। हमारे संविधान में भी अब वो अनटचेबिलिटी नहीं रही, राइट। बट हम कॉलोनियल टाइम के मतलब टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी दो चीज क्या थी सरप्राइज में जिससे हमारे कंट्री के लिए, हमारे पूरे देश के लिए वो चीज सरप्राइज हो रही थी, समझ लेते हैं यार। और हमारे इंडियन कल्चर से मिल गई, लाइक इंटीग्रेट हो गई भारत की संस्कृति से, राइट। तो टेक द सेंसस फर्स्ट, पहले फर्स्ट सेंसस में टू कंफर्म द साइजेस एंड द नंबर ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट, राइट। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेंसस के अंदर नंबर ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट मतलब कि अलग अलग कास्ट के नंबर्स, अलग अलग सब कास्ट, कास्ट के भी सब कास्ट, ये सारी चीजें दिखाई देने लगी, राइट। पहले सेंसस में कि भाई इतनी कास्ट हमारे देश में है, नंबर ऑफ कास्ट का कॉलम, नंबर ऑफ सब कास्ट का कॉलम, थोड़ा समझ लेना यार, राइट। इस तरीके से फर्स्ट सेंसस में चीजें बताई गई, राइट, कि हमारे देश में इतनी इतनी कास्ट के लोग रहते हैं, इतने इतने सब कास्ट हैं, राइट। दे ऑल्सो डिजायर टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, व्यू पॉइंट्स, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। ऑल्सो मतलब पहली चीज तो ये थी कि ब्रिटिशर्स जान रहे थे कि इंडिया का कल्चर क्या है। हालांकि उनके थॉट भी हमारे देश से इंटीग्रेट हुए, बट वो भी तो जान रहे थे कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, राइट। पहली चीज तो ये जानने को मिली। दूसरी चीज भाई ऑब्वियसली डिजायर, मतलब उनकी इच्छा ये भी थी कि भाई वो हमारे कंट्री के कल्चर की वैल्यूज, व्यू पॉइंट्स, ट्रेडिशंस और वेरियस सोसाइटल ग्रुप्स, इसको भी वो जाने मतलब समझे। तो दोनों चीज आपने ध्यान रखनी है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा हो, है ना। तो भाई ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, राइट, तो हमारे देश के कल्चर को समझने का उन्होंने प्रयास किया, एक एक चीज समझी, राइट। ऐसा नहीं है उनका थॉट यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हुआ, बट हमारे देश के कल्चर को भी तो उन्होंने जाना। आज की डेट में हमारा कल्चर भी बाहर की कंट्री में इन्फ्लुएंस करता है जैसे उनका हमारे में करता है, यस। तो भाई इन एडिशन दे एस्टैब्लिश लैंड सेटलमेंट्स अराउंड द सबकॉन्टिनेंट, राइट। जब सारी चीजें मतलब लाइक कॉलोनियल टाइम में, कॉलोनियल एरा में हो गई, मतलब कास्ट वास्ट सब कास्ट
फर्स्ट सेंसस में एकदम से डिसाइड हो गया कि भाई ऐसे 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 है, काफी कुछ जानने को मिल गया। तो भाई ब्रिटिशर्स ने अलग से लैंड सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश कर दिया कि जमीनों की सेटलमेंट इस सिस्टम में होगी। जमीनों की सेटलमेंट्स मतलब लैंड सेटलमेंट्स। कई बार ऐसे बीच में से क्वेश्चन आ जाता है, तो बड़े आराम से समझो कि लेट से मैं ब्रिटिशर हूं, चलो मैं आया, मान लो कि ये कॉलोनियल टाइम चल रहा है, तो पहले तो मैंने इंडियन कल्चर को जाना, भारत की संस्कृति में क्या है। दूसरा, फिर मैंने अपने थॉट भी यहाँ प्रेजेंट किए, राइट। तीसरा, मैं अकेला अंग्रेज नहीं हूँ, हमारा पूरा कुंभा है, कॉलोनी मतलब अलग अलग एशिया के सब कॉन्टिनेंट्स में स्टैब्लिश की गई। तो हम इंडिया की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हमने मतलब एक समय के बाद एडिशनली एक लैंड सेटलमेंट को स्टैब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया प्रॉपरली, राइट। तो आपको मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सारे के सारे सिस्टम बहुत जरूरी है जानना। जमींदारी सिस्टम, रियोटवारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, फोर्थ, राइट। इसको हम कहते थे मतलब एक ब्रिटिशर्स का चलाया हुआ लैंड सेटलमेंट वाला सिस्टम। हालांकि बहुत चीजें इसमें से हट गई है, राइट। अब तो कंट्री आजाद हो गई यार। तो सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम को समझते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, जमींदार्स लैंडलॉर्ड्स वर चूजन टू कलेक्ट टैक्स। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना जमींदार जो होते थे वो ब्रिटिशर्स के लिए लैंड रेवेन्यू कलेक्टर मतलब माने जाते थे। ब्रिटिशर्स उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट करते थे कि भाई आपको सभी फार्मर्स से, सभी पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके जो भी हमारी डिमांड है वो हमारे टैक्स के रूप में हमारे तक पहुंचानी है। जमींदारी सिस्टम को समझो आप, जैसे मान लो मैं जमींदार हूं, है ना, एक पर्सन ये रहा, एक पर्सन ये रहा। मान लो ये राइट हैंड वाले जो पर्सन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर है, ब्रिटिशर, राइट, और मैं जमींदार हूं, और ये भाई साहब पीजेंट्स हैं। भाई टैक्स दो यार, टैक्स दो भाई, टैक्स। अब जमींदार की भी इनकम होनी चाहिए। मान लीजिए 20 रुपए टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, 20 रुपए मतलब किसकी डिमांड है, ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। भाई जमींदार मेरा टैक्स 20 रुपए है, फिक्स है, राइट। अब मैं उसमें 5 रुपए और ऐड कर देता हूं, मान लो मुझे भी तो इनकम करनी है भाई, मेरी भी तो फैमिली है, राइट। 25 रुपीज हो गई, बहुत कम अमाउंट ले रहा हूं बट समझो बस। अब 25 रुपए लाओ यार, हर पीजेंट से 25 रुपए लूंगा। मान लो पीजेंट के पास 15 रुपए का भी काम नहीं है, तो भाई ब्रिटिशर्स को इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारे 15 का काम है या नहीं है। और जमींदार को भी मतलब ऑब्वियसली उसको भी अपनी आमदनी करनी है। अब मान लीजिए उतना मतलब जितनी डिमांड सामने से आई है उससे कम की इनकम हो रही हो, वो सिस्टम ना चल रहा हो, तो यहाँ पे सिस्टम लैग तो होगा। बट वही है ना कि यार ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट एक स्कीम चला रखी थी कि भाई टैक्स हमारा फिक्स है, और टैक्स भी इतना हाई था, मतलब ये तो मैंने छोटा सा अमाउंट ले लिया, टैक्स भी इतना हाई होता था कि बेचारा जमींदार भी कई बार फंस जाता था। अब जमींदार की कैसे इनकम हो, अब अगर पीजेंट टैक्स नहीं भरेंगे तो ऑक्शन हो जाएगी, नीलाम, मतलब ऑब्वियसली जमीनें नीलाम कर दी जाएंगी, ऑक्शन। तो जब ऑक्शन होती थी, होता भी था ऐसा, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, बस इसको ध्यान से समझो। मतलब एज अ एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जमींदार को ब्रिटिशर एक टैक्स कलेक्टर जिसे कहते हैं ना, मतलब कि यार भाई तुम जमींदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है टैक्स लेना हर पीजेंट से। शुरुआत में ये जमींदारी सिस्टम, इसको हम कहते थे जमींदारी सिस्टम। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया हो कि जमींदारी सिस्टम क्या होती थी, राइट। अब भाई जब पीजेंट टैक्स नहीं भर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जमींदारी सिस्टम में दिक्कतें आएंगी। जमींदार भी बेचारा अपनी आमदनी करेगा या उनके टैक्स इकट्ठे करेगा या जमीन ऑक्शन लगेगी तो अपना बंदा बैठा के वही जमीन दोबारा अपने पास लेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भाई जमींदारी सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम आया, रियोतवारी सिस्टम। थोड़ा सोशियोलॉजी को समझो, समाज को समझो, कॉलोनियल टाइम के पीरियड को समझो, राइट। रियोतवारी सिस्टम में क्या होता था सर, अब भाई जमींदार का काम खत्म, अरे भाई काम खत्म नहीं हुआ है, जमींदार मैं था ना, मैं छुप गया। अब सीधा ब्रिटिशर ने डायरेक्ट पीजेंट से सेटलमेंट कर ली कि भाई अब तुम दोबारा मतलब डायरेक्ट मुझे टैक्स पे करोगे, वो डायरेक्ट सेटलमेंट हो गई मतलब टू दी पीजेंट्स।
उसको कहते थे रियोतवारी सिस्टम। रियॉर्ड्स जो रिच फार्मर्स होते थे, रियॉर्ड्स फार्मर्स किसान, they observed that the zamindari system was highly exploitative and that farmers made sizable profit during periods of high rates and production, so they gave farmers riords in the Deccan region access to this system with limited leverage। एक्चुअली बात ये थी कि जब टैक्स पूरा जाता नहीं था ना ब्रिटिशर्स को, तो ऑब्वियसली दिक्कतें आती थी। डेक्कन रीजन में सबसे पहले ये स्कीम चलाई। भाई देखो पीजेंट का ना सीजनली काम चलता है, मान लो काम नहीं चला और टैक्स मांग रहे हैं, तो टैक्स भी हाई होता था, तो दिक्कतें आती थी। तो जमींदार ना इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता था। कई बार ये सिचुएशन हैंडल करने में अनसक्सेस रहता था जमींदार, बट कहीं कहीं पर भी स्टार्टिंग कर दी डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट रियॉर्ड से मतलब सेटलमेंट कर ली। हमारा मतलब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट रियॉर्ड से सेटलमेंट कर ली, B2R, राइट। उस सिस्टम को रियोतवारी कहते थे। ऑल्दो ज्यादा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में डीप जाने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए ये सिस्टम चलता था कॉलोनियलिज्म टाइम पीरियड में, अंग्रेजों के टाइम में, राइट। महलवाड़ी सिस्टम कंपेयर टू द जमींदारी सिस्टम, इसको आपने अगर जमींदारी सिस्टम से कंपेयर करना है तो ईच विलेज वाज गिवन अ हेड हु वाज रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द रेजिडेंट्स। एक्चुअली मालवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि हर गांव का एक हेड होगा और वो हेड टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर मतलब माना जाएगा कि भाई उसको हर घर से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करना है। सिंपल। मालवाड़ी सिस्टम मतलब यही कि हर गांव का एक हेड, उस पे ये जिम्मेदारी होती थी कि भाई आपने टैक्स कलेक्ट करके पे करना है, उसको हम मालवाड़ी सिस्टम कहते थे। फोर्थ, दे थॉट दैट दीज पीपल नीडेड टू बी टेकन केयर एंड of and induce the Government of India Act of 1935 using the words scheduled caste and scheduled tribes। देखते देखते मतलब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 19 में भी आया था बट 35 में आया। तो इस एक्ट के अंडर मतलब कुछ चीजें ऐसी इंट्रोड्यूस मतलब कर दी गई कि भाई अब ST SC इन कास्ट को ना हम रिजर्व करेंगे, मतलब ऐसा कि मतलब थोड़ा सा कास्ट से रिलेटेड अब यहाँ टॉपिक आ गया, थोड़ा सा रिजर्वेशन देंगे और ऑब्वियसली अलग तलग सिस्टम चलाएंगे, मतलब ऐसा सिस्टम नहीं चलाएंगे। रिजर्वेशन आ गई और 1930 में तो हमारा 31 में फ्लैग भी आ चुका था, नेशनल फ्लैग। उसके बाद 35 में एक्ट जब आया तो इलेक्शंस भी होल्ड हो गए। उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उस टाइम पर हम कहते थे। तो इलेक्शन भी यहाँ पर हुआ, तो उसके बाद कुछ चेंजेस भी हुआ, कुछ सिस्टम में बदलाव भी हुए, बट पॉइंट ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, पोस्ट इंडिपेंडेंस यस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जमींदारी सिस्टम क्या था, रियोटवारी सिस्टम क्या था, मालवाड़ी सिस्टम क्या था, तीन सिस्टम आपको पता होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जब एक्ट आया तो उस एक्ट में SC ST राइट, मतलब इनके लिए कुछ चीजें ऐसी मतलब कास्ट के बेसिस पे यूज हो गई, जैसे आज तक रिजर्वेशन है। तो देखो रिजर्वेशन नया मतलब एक वो नहीं है, बहुत पुराने टाइम से ये मतलब आरक्षण वाला मुद्दा चलता आ रहा है। ऑल्दो कई डिपार्टमेंट में आज भी रिजर्वेशन देखी जाती है, बट आपने समझ लेना है कि ये सिस्टम ऐसे चलता था, राइट। तो मेरा मकसद आपको मतलब थोड़ा एक एक चीज डीप बताकर चलना है ताकि आपको समझ आए कि सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब एक ना समझने वाला चैप्टर है। सामाजिक संस्थाएं मतलब काफी कुछ बताती हैं, राइट। आई होप समझ आ रहा हो यार, कमेंट में कर दो ताकि मुझे भी पावर मिलती रहे, राइट। कास्ट सिस्टम एंड द फ्रीडम मूवमेंट, अब इसको समझो, कास्ट सिस्टम एंड द फ्रीडम मूवमेंट। सर ये क्या था? अब हम ना यहाँ दो चीजें समझेंगे, एक तो कास्ट सिस्टम को समझेंगे और फ्रीडम मूवमेंट को समझेंगे। एक तरफ नेशन बनाने का मूवमेंट, फ्रीडम पाने के लिए मूवमेंट आंदोलन, दूसरा कास्ट। तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पे आपने समझना है कि एवरीवन जॉइंड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, हर कम्युनिटी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द लोअर कास्ट, मतलब लोअर कास्ट के उसमें सारे लोग भी थे,
और भी बहुत सारे थे, मैनी पीपल इंक्लूडिंग ब्राह्मण, महात्मा गांधी जी दलित, भीमराव अंबेडकर जी दलित, ज्योतिबा फूले जी वर्कड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हरिजन्स एंड इंटीग्रेटेड इट इनटू द लार्जर नेशनल मूवमेंट। भाई देखो, कास्ट एंड द फ्रीडम मूवमेंट का मतलब यही है कि अगर आपको अपने देश को आजादी दिलवानी है तो एक रिलीजियन, एक कम्युनिटी से ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है। एक्चुअली महात्मा गांधी जी ने बोल दिया था कि मंच पर अगर सारी कम्युनिटीज, कास्ट के लोग नहीं आएंगे तो इम्पॉसिबल है अगले 100 साल में भी आजादी दिलवाना। तो भाई काफी सेक्शन से, काफी कास्ट के लोगों ने मतलब इनके हमारे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया फॉर इंडिपेंडेंस। यस, बेसिक सी बात है, आपको ऑलरेडी भी पता है। यस, गांधी जी के ओपिनियंस, भाई ही क्लेम दैट नो सोशल इल्स सच एज द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर्स। गांधी जी शुरू से खिलाफ थे। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या है भाई, ये हटनी चाहिए। गांधी जी ने इसके मतलब टूवर्ड्स भी काफी आवाजें उठाई, हटा के भी दिखाया। शुड लीड टू हरिजन्स बीइंग मिस ट्रीटेड, कि भाई हरिजन्स जैसे कास्ट मतलब लोगों के साथ, दलित लोगों के साथ, दलित पैंथर्स के साथ मिस ट्रीटेड हो रहा है, इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। ये कहाँ का जस्टिस है भाई? सब इंसान है, सब में इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके बीच समानता करता है, हालांकि सबको मतलब फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है। तो इट वाज नेसेसरी टू एलिवेट हरिजन्स, द ब्राह्मण्स प्रिविलेजेस एंड डोमिनेंस विल एंड्योर इवन आफ्टर हरिजन्स आर elevated. His desire to include the underclass of Indian society was strong. साफ बोल दिया कि भाई देखो, मतलब कास्ट सिस्टम में भले ही हायरार्की सिस्टम चलता है, बट ये अनटचेबिलिटी वाला जो कॉलम है ना, ये हटाना पड़ेगा अगर आपको अपने देश में मजबूती लानी है। तो देखो, सबके प्रति इक्वालिटी रखनी पड़ेगी। ये मैं आपको समझा रहा हूं, शायद आप सब मेरी बात समझ पा रहे हो कि भाई ये पहले चला करती थी। अनटचेबिलिटी, दलित पैंथर्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्या हो जाएगा इनके प्रति भेदभाव करके? क्या हो जाएगा इनके बर्तन अलग करके? क्या हो जाएगा मतलब ये आ रहे हैं तो पोल्यूटेड हो जा रहा है, मतलब खराब हो जा रहा है, दूषित हो जा रहा है। सब इंसान है यार। अब देखो, साफ सफाई करने वाले और जो भी पर्सन्स हैं, मतलब हर इंसान मतलब अपने पेट के लिए काम करता है। तो भाई मेरे ओपिनियन तो ये है कि देखो, सबके प्रति समानताएं होनी चाहिए, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, सब बराबर है, राइट। तो गांधी जी के ओपिनियंस आपको समझ आ रहे होंगे कि भाई देखो, बहुत संघर्ष किया उन्होंने हमारे देश में आजादी दिलवाने के लिए। हालांकि उन्होंने स्पेशल स्ट्रगल भी किया मतलब टूवर्ड्स दी पीजेंट्स, और भाई जो भी अनटचेबिलिटीज कास्ट के, मतलब जो भी SC ST पैंथर्स, दलित पैंथर्स, ऐसे मतलब लोग थे लोअर कास्ट के, उनके फेवर में भी सब बोल दिया कि देखो भाई, अगर हमारे देश में इक्वालिटी प्रिंसिपल चलेगा तो हमारा देश स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि भाई क्या मतलब है, राइट। अब समझते हैं द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम, राइट। सो रिमूविंग अनटचेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्नाइज में तो मैटर ही नहीं करती कास्ट वास्ट, है ना। ये तो इंडियन कल्चर में पहले चला करता था, बट यहाँ पे इन चीजों का प्रयास हुआ, राइट। सो ड्यू टू दी प्रोटेस्ट ऑफ द अपर कास्ट के प्रोटेस्ट की वजह से आर्टिकल 70 एनफोर्समेंट वाज फर्स्ट प्रॉब्लमेटिक। एक्चुअली बहुत समय लग गया मतलब अनटचेबिलिटी को हटाने में, बट हाँ, अपर कास्ट के प्रोटेस्ट की वजह से फर्स्ट जब ये एनफोर्समेंट दिया गया ना कि भाई हम अनटचेबिलिटी हटाएंगे, तो पहले पहले मतलब स्टार्टिंग में ये चीज बहुत समस्या दे गई, एकदम प्रॉब्लम वाली सिचुएशन ला गई कि हाँ यार, पहला पहला मतलब एनफोर्समेंट ये देना कि यार अनटचेबिलिटी हटनी चाहिए। इनके प्रोटेस्ट के कारण ये चीज थोड़ी मुश्किल में आई, मतलब अपर कास्ट के प्रोटेस्ट की वजह से फर्स्ट प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा ये था। नेवरदलेस अ कंसेंसस वाज इवेंचुअली रेज्ड ऑन इट, लेकिन फिर भी सहमति बन गई, फिर भी एक्सेप्टेंस हो गई भाई, मान गए सब कि नहीं यार, अनटचेबिलिटी वाकई में हटनी चाहिए। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम को आप समझो, हालांकि एकदम से एनफोर्समेंट लाना, कुछ भी करना, मतलब एकदम पहले पहले
बार के लिए ना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होता है, बट बाद में जब सच्चाई से सच्चे मन से कोई चीज हो रही हो ना तो उसमें एक्सेप्टेंस हो जाती है, राइट। तो आप समझो यार, मैं सोशियोलॉजी बड़ी प्यारी आपको समझा दूंगा, बस आपको एक एक चीज याद रखनी है। स्पीड को थोड़ा सा कम भी कर लो यार, कोई बात नहीं, आराम से भी सुनो, तेज करके भी सुनो, समझ आ जाएगा, राइट। अब समझो कि जब एक्सेप्टेंस आ गई तो भाई कुछ नॉर्म्स आ गए, कुछ रूल्स आ गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयमेंट डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस नॉट फैक्टर्स लाइक कास्ट और जेंडर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स मैटर करेंगे, ना कि भाई कोई कास्ट या कोई जेंडर फैक्टर। अब संविधान लागू हो चुका है, तो भाई since there are now concern about SC/ST successful SC/STs integrate into society which elevates the status of SC and STs। हालांकि हमारे देश में अनटचेबिलिटी रिमूव हो गई, बट SC/STs को रिजर्व कर दिया गया, मतलब एक माइनॉरिटी में आ जाते हैं ये, तो इनको अलग से एक इनके लिए प्रोविजन हमारे संविधान में दे दिया गया। माइनॉरिटी को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेव करके चलता है। यस, तो आपको पता ही है, पॉल साइंस 11 पे पढ़ के आए हो, आपको सब कुछ पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। संविधान एक्चुअली हमारे देश में समानता का प्रतीक है हर धर्म के बीच। बाकी आप पढ़ के आए हो, सब कुछ पता है, राइट। सो अर्बन रीजन्स के अंदर प्रमोटेड इंडस्ट्री रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कि भाई अर्बनाइजेशन होना चाहिए, ना कि कास्ट वास्ट टाइप कुछ। पीपल वर गिवन जॉब पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स। जब कोई चीज इंप्लीमेंट होती है ना तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, कि भाई जब ये थॉट आया, संविधान जब लागू हुआ तो एक थॉट इमर्ज हो गया कि भाई देखो अब अर्बन रीजन्स में ना फोकस किया जाएगा कि सबको मैक्सिमम जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ना कि कास्ट वास्ट। कई बार ऐसा होता था भाई तेरी कास्ट को देख के तुझे जॉब देंगे, तेरी क्लास को देख के तुझे जॉब देंगे, ये सब चीज। बट भाई अगर आपने हमारे देश के अंदर हमारे देश को तरक्की पे लेके जाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो सबके प्रति इक्वालिटी रखनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन भी करना पड़ेगा, और ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है। हालांकि ये भी हो रहा है, ये भी हो चुका है, बहुत पहले से प्रयास हो रहा था, राइट। समय लगता है हर चीज में, बट समझो 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 यार, राइट। तो मतलब भाई देखो ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब समझो कि भाई सब कुछ होने के बाद भी आपने कुछ चीजें ऐसी भी समझनी है, जैसे टुडे हाउएवर पीपल स्टिल प्रोवाइड पोजीशन। आज भी लोगों को, हालांकि कुछ लोगों को मतलब पोजीशंस प्रोवाइड हो रही है डिपेंडिंग ऑन वन कास्ट के बेसिस पे। भले ही कुछ नियम नियम आ गए हो, बट कहीं ना कहीं आज भी हर मामले में कास्ट देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ द दलित इन मिस मायावती बीएसपी। हमारे देश के लगभग 80% दलित बीएसपी के फेवर में वोट देते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स है ना, तो भाई चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कब सब कुछ दिया हुआ हो, बट कहीं ना कहीं कास्ट भी एक मैटर करती है। देख लो आप यार, यहाँ एग्जाम्पल है आप कई जगह पर डिपेंडिंग ऑन वन कास्ट, फॉर एग्जाम्पल 80% दलित जो है बीएसपी को वोट करते हैं। अब आप देख लो वोट बैंक कास्ट एक वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर, राइट। बाकी आपको समझ आ रहा हो कि भाई यहाँ पे क्या है, कैसे है। एंड मैरिज एंड पॉलिटिक्स आर दी टू एरियाज। दो चीजें और भी है जहाँ कास्ट वेयर कास्ट स्टिल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्ट, ये दो मतलब सेक्शंस में। आज की डेट में भी इंटरकास्ट वेडिंग्स आर नाउ परमिटेड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। इंटरकास्ट मैरिजेस अब परमिटेड है, जो भी शहर वहर है, राइट, अच्छे खासे मतलब जगह है, सिटीज है। Although there are still report of honor killings in rural communities because of such unions। अब कई गांव ऐसे हैं जहां पर कास्ट को लेके ना बहुत मतलब बहुत तगड़ी नीतियां चलती हैं। हालांकि आज के टाइम पे गांव गांव नहीं रह गए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं भी, राइट। सो व्हेन डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, जब भी हम पॉलिटिक्स की डिस्कशन करते हैं, टॉपिक्स लाइक कास्ट, पॉलिटिसाइजेशन एंड रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशनल सिस्टम एक्सेट्रा कम अप।
तो आप ये देख लो, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में कास्ट मैटर कर रही है, कर रही है गाइस, आप इस चीज को समझो, राइट, किस तरीके से कर रही है। तो समझो आप, कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, राइट, भले ही प्रयास बहुत किया गया, फ्रीडम मूवमेंट में भी काफी ओपिनियंस देखे गए, मतलब गांधी जी के ओपिनियंस भी देखे गए, बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि भाई देखो, हम नेशनल इंटीग्रेशन करेंगे, हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, कोई कास्ट वास्ट फैक्टर नहीं है, बट फिर भी कई जगह पर कास्ट मैटर कर रही है। हाँ, हायरार्की सिस्टम भी चलता है मेरे भाई, रैंक वाइज वाला टाइप, सिंपल, राइट। संस्कृताइजेशन क्या है जी? संस्कृताइजेशन सर, ये शब्द ना मतलब एकदम नया हो जाता है जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, है ना, कोई बात नहीं। व्हेन अ लोअर कास्ट मेंबर अटेम्प्ट्स टू मिमिक और रेप्लिकेट एन अपर कास्ट मेंबर विदाउट ऑल्टरिंग देयर कास्ट। अब आप ये देखो कि जो लोअर कास्ट का मेंबर है ना, वो अपर कास्ट के आइडियोलॉजी को अपनाता जा रहा है, राइट, उनकी विचारधारा को अपना रहा है, उनकी कास्ट को देख के उनका स्टेटस को अपना रहा है, उनके तरीके से हो रहा है। तो जो लोअर कास्ट का पर्सन अपर कास्ट की चीजों को अपनाएगा और वो अपर कास्ट की जैसे होता जाएगा, एक्टिविटी वाइज हर तरीके से, चालन खालन हर तरीके से, तो उसको हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन क्या है भाई? भाई हमारे देश में वेस्टर्न मॉडल जो अपना रहे हैं, अपर और अपर वाली चीजें अपना रहे हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन है, राइट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भाई देखो, लोअर कास्ट का मेंबर अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब अपर कास्ट की सारी चीजें, उनकी आइडियोलॉजी, उनका रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ, उसको हम कहते हैं भाई संस्कृताइजेशन। आई होप आपको समझ आ गया हो यार, राइट। थोड़ा सा मतलब माइंड को खोल के बैठो, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि भाई चल क्या रहा है, राइट। इन्हीं सब चीजों से हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन में जो कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, ये चैप्टर का नाम है ना, क्या यार ऐसी ऐसी चीजें होती जा रही हैं, सिंपल। सो एडवांटेज समझ ले यार, एडवांटेज समझो आप। सबसे पहले तो भाई बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब संस्कृताइजेशन के एडवांटेज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी बात है ना यार, हम पहले हमारे को आइडिया नहीं था पढ़ाई करने का या मतलब थोड़ा ढंग से रहने का, अब एटलीस्ट हम मिनिमम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, राइट। रेज एवरीवन सोशल स्टैंडिंग, ऑब्वियसली समाज में सब स्टैंड कर रहे हैं, टू डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर कास्ट इज क्लोजिंग, डिस्टिंक्शन खत्म हो रहा है यार। संस्कृताइजेशन के एडवांटेजेस हैं तो आपने लिखने हैं, अगर स्टेटमेंट आ जाए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तैयार हो जाना। आप जीएसएन क्लासेस पे सोशियोलॉजी तैयार कर रहे हो, अच्छे से तैयार कर लो, जरूरत पड़ेगी ना, कॉन्टेक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, 1-on-1 भी पढ़ाऊंगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं लूंगा भाई, यहां मैं चार्जेस लेने नहीं आया, बस आपको समझाने आया हूं कि अच्छे से चैप्टर समझ आ जाए। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। देयर कल्चर इज बीइंग लॉस्ट, भाई उनका कल्चर भी लॉस हो रहा है भाई। लेट से कोई छोटा कास्ट का पर्सन बड़ी कास्ट की चीजों को अपना रहा है, छोटी कास्ट लॉस हो रही है ना भाई, जमीनी लेवल नहीं बोलना चाहिए, मतलब हमें वो चीज नहीं। क्या करें तो सर यार, हर सिक्के के होते हैं दो पहलू, 6 सब्जेक्ट हैं तो एक में मार्क्स कम जरूर आएंगे। लेट से हर इंसान के अंदर भी अच्छाइयां बुराइयां होती है यार, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, टेंशन मत लो, फैक्ट पे चलो यार, अच्छे से समझो, समझो। तो देखो, सिंस दे इमिटेट अदर्स दे ऑटोमेटिकली लूज देयर सुपीरियोरिटी। ऑब्वियसली जब हम कोई अलग चीज अपना लेते हैं तो अपनी लाइक होता है ना, सुपीरियोरिटी भी खो जाते हैं अपने कल्चर की, तो ये भी एक नेगेटिव मान सकते हैं, डिसएडवांटेज। द पोजीशन ऑफ वुमेन इज लोवर्ड बाय कॉपी ट्रेडिशंस लाइक डाउरी, राइट। अब आप ये देखो कि वुमेन की पोजीशन बहुत कम होती जा रही है, जैसे कि बाय कॉपी ट्रेडिशंस, एग्जांपल जैसे डाउरी, दहेज, ये भी एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो इट इज अ पोजिशनल एडजस्टमेंट रादर देन स्ट्रक्चरल वन, ये एक पोजिशनल एडजस्टमेंट वाली बात हो जाती है संस्कृताइजेशन के डिसएडवांटेज की। पोजिशनल को हम एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को, बड़े जैसे कास्ट के लोगों को अपना रहे हैं, तो अपनी चीजें तो हम खो ही रहे हैं ना, सिंपल। पीपल ऑफ देयर कास्ट, जो भी अपनी कास्ट का इंसान है, आर डिस्पाइज फॉर मिमिकिंग अदर्स, अपनी कास्ट छोड़ के दूसरी कास्ट की चीजों को अपनाना, राइट। जरूरत पड़ रही है अपनी कास्ट मिटा के दूसरी कास्ट भी लिख देना मेरे भाई,
राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यार, हम जिस फैमिली के हैं उसी के रहेंगे। अब ये तो नहीं है ना कि मैं ये बोल दूं मैं अमेरिका में मेरा मतलब जन्म हुआ था तो भाई मैं अमेरिकन हूं। नहीं, मैं इंडियन नेटिव ही कहलाऊंगा, सिंपल। अब ये भी नहीं है कि भाई आज अच्छी खासी एजुकेशन हो गई तो मैं अपने जमीनी लेवल को भूल जाऊं, ग्राउंड लेवल को भूल जाऊं, राइट। थोड़ा सा समझो, इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ माइंड। बस सिर्फ ये समझना है कि यार संस्कृताइजेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी है, सिंपल, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। अब देखो आगे दूसरा हमारा टॉपिक आएगा कास्ट इन डोमिनेंस। कास्ट इन डोमिनेंस को आप समझो थोड़ा सा यार, कास्ट इन डोमिनेंस को समझो। ड्यू टू द लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से एंड अदर स्टिपुलेशंस ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जमींदार्स लैंड वाज सोल्ड ऑफ टू मार्जिनल स्मॉल एंड और लैंडलेस फार्मर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आप ये देखो, जब से हमें आजादी मिली तो वो सिस्टम थोड़ी चल रहा है जमींदारी सिस्टम टाइप वाला, वो सब एबॉलिश हो गया। अब लैंड रिफॉर्म्स हो गया कि भाई लैंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन अब एक एक्ट के माध्यम से, एक लॉ के माध्यम से हो रही है। तो सारे जमींदारों ने एक मतलब कानून को फॉलो करते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, किसानों के बीच सोल्ड ऑफ कर दी जमीनें। क्योंकि अब एक लैंड सीलिंग एक्ट आ गया ना, कानून आ गया भाई, लैंड रिफॉर्म्स। अब जिनके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप पढ़ते हो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये भी है। मिडिल लोअर क्लास लैंड ओनर्स गेन्ड सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अब आप ये देखो, जमींदार खराब नहीं हुए थे, जमींदार ने अपनी पोजीशन को गेन कर लिया था एक समाज के अंदर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, तीनों एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस। व्हेन दे बॉट द लैंड, जब इन्होंने जमीन खरीदी तो इनका इन्फ्लुएंस भी इन्होंने अपने आप में गेन कर लिया था मिडिल और लोअर क्लास के लैंड ओनर्स ने। एंड द डोमिनेटिंग कास्ट वाज मेड अप ऑफ दिस पीपल, राइट। अब यही जमींदार बाद में कास्ट के अंदर डोमिनेंस, ऑब्वियसली बड़े बड़े जाट वगैरह जितने भी अपर कास्ट के लोग थे, कहीं ना कहीं तो वो दबाव बनाते हैं ना, उनका दबदबा तो रहता है ना। यस, जमीनें इतनी सारी जो थी, यस, तो अभी भी वो चल रहा है ना सिस्टम, अपर कास्ट की डोमिनेंस लोअर कास्ट पे, एक मतलब वही है ना स्ट्रक्चर हमारा। तो ऐसे समझो, इवन अ फ्यू शूद्रास, कुछ ऐसे शूद्र के मतलब वर एबल टू लैंड, अब हो गए थे कि हाँ वो भी परचेज कर पाएंगे जमीनें। यादवास बिहार के अंदर, जाट्स पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, एज वेल एज रेडाइस एंड खामांस, मतलब ऐसे कुछ शूद्र भी नाउ एबल टू लैंड। अब इनके पास भी जमीनें आने लगी थी, मतलब ये एबल हो गए थे। तो भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस कई ऐसे लॉ आए, लैंड रिफॉर्म्स हुई, लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो कुछ चीजें सुधरी, चेंज हुई। बट यार वो डोमिनेंस फिर भी आप समझो ना यार, वो अपर कास्ट वाला या जिनके पे जमीनें थी तो वो रहता ही है ना लोअर कास्ट पे, तो डोमिनेंस तो है ही है, राइट। तो अपर कास्ट को अगर हम समझेंगे तो कास्ट एलिमेंट इज imperceptible टू दी अपर कास्ट। अब आप ये देखो कि ये जो कास्ट एलिमेंट है ना, तो इसमें अपर कास्ट की सिग्निफिकेंस हमेशा रहेगी, भाई कुछ भी हो जाए, बट आप समझो एलिमेंट इज imperceptible to the upper caste, more weight is placed on the attained status than the assigned status। कुछ भी आ जाए बट यार इनका स्टेटस, इन्हीं का स्टेटस रहेगा, कास्ट इन डोमिनेंस मतलब इनका वजूद, बिकॉज resources are readily available, life chances are improved, technological and educational, additionally education is crucial, राइट। क्योंकि भाई इनके मतलब तरीके से ना एक लाइफ की मेंटेनेंस, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एजुकेशन अच्छा होना, मतलब बहुत सी चीजें, राइट। खैर अब तो लोअर कास्ट को भी बहुत सारा मतलब माइंड आ चुका है, लोअर कास्ट अपर कास्ट क्या यार, सब अब देखो किसी टाइम पे ट्राइब्स मतलब डिस्प्लेस होते थे, टारगेट एरिया प्लानिंग चलती थी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई यहाँ हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, बट वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइब्स को डिस्प्लेस होना पड़ता था, उनकी डेली लाइवलीहुड, रोजमर्रा का जीवन तबाह होता था। सरकार का मकसद यही था कि भाई ये भी पढ़े लिखे, ये भी आगे बढ़े। यही एक आउटकम है कि हमारे कंट्री की अभी करेंट प्रेसिडेंट मतलब वुमेन ट्राइब द्रौपदी मुर्मू, कितनी बड़ी बात है यार, मतलब सलाम है।
तो हर किसी को अगर हम आज डांट लगा रहे हैं या फिर हम कुछ समझा रहे हैं, भाई उसके भले के लिए कि वो भी पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए, तब तो आप सोसाइटी को समझोगे ना, तब तो आपको समझ आएगा ना। बाकी हर जगह पे देखो, आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ कास्ट फैक्टर है, चाहे कोई भी मतलब डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो, कास्ट इन डोमिनेंस तो देखो रहेगा, राइट। तो अपर कास्ट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा एक मतलब कह सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड बहुत जल्द पार्ट थर्ड में भी मिलेंगे, आगे लेके जाएंगे चैप्टर। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।